सोचो कभी ऐसा हो कि किसी हैकर के पास में एक एटीएम का टर्मिनल का एक्सेस मिल जाए, जब वो अपना कार्ड इंसर्ट करे उससे मांगा जाए उसका पासवर्ड, जो भी उसका पिन नंबर है वो उसमें इंसर्ट करे और उसको बोला जाए कि आपके अकाउंट में आपका स्वागत है, और पूछा जाए कि आपको करना क्या है। वो विड्रॉल पे क्लिक करे और विड्रॉल के अंदर जब वो उससे कॉस्ट पूछेगी कि आपको कितना अमाउंट जो है कैश विड्रॉ करना है, वो एक अननोन डिजिट डाले जो शायद उसके अकाउंट में भी अवेलेबल ना हो, और एंटर करने के बाद सीधे उसके अकाउंट से उस एटीएम से उतना कैश विड्रॉ हो जाए बिना ये चेक करे कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस भी है नहीं, और बैंक को इसका पता भी ना चले। ओह सॉरी, मेरी स्क्रीन शेयर है। नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे आज की वीडियो में। ये होने वाली काफ़ी खास वीडियो, क्योंकि इसमें बात करने वाला हूं मैं कॉस्मोस बैंक के बारे में। काफ़ी चर्चित केस है ये, इसके अंदर हम बात करेंगे और हम जानेंगे इसके टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में। हो सकता है कि आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो सकता है कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अंदर हो सकता है कि आप एक बैंक के कर्मचारी हैं। आपके लिए साइबर अटैक का जो पूरा केस स्टडी है जानना बहुत ज़रूरी, जिसके अंदर एक हैकर ने $13.5 मिलियन उड़ा लिए एक बैंक से और पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाई आज तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ही केस स्टडीज़ के अंदर मैं टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे आप इस पर्टिकुलर पूरी केस स्टडी के अंदर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स है और कैसे चोर ने चोरी करी और कैसे उसने अपने आप को पकड़ाई में आने से बचने की कोशिश करी, ये भी हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बताऊं मैं आपको सबसे पहले कि ना ये जो पूरा स्कैम हुआ है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 94 करोड़ का लॉस हुआ है। 94 करोड़ का लॉस हुआ है इसके अंदर। एक सेकेंड, यस, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 94 करोड़ का लॉस हुआ है और कुछ ही घंटों के अंदर 7 घंटे के अंदर 94 करोड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली वो निकाल लिए गए। कुछ 1500 ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसके अंदर और ग्लोबली। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंदर कि अटैकर ने कुछ 28 कंट्री से ये पैसे निकाले, मतलब कि 28 कंट्रीज के एटीएम चालू कंडीशन में, और आपको कैश जो है वो फेंक रहे हैं आगे। डजेंट मैटर कि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है कि नहीं। इंडिया से लेके यूनाइटेड स्टेट तक हर जगह ये कैश जो है बट रहे थे हर एटीएम के ऊपर। एक बहुत बड़ा पैनिक हो गया था बैंक्स और कस्टमर के बीच में, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बैंक और खातों के साथ में हुआ क्या है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और पहले हम जानते हैं ये कॉस्मोस बैंक है क्या। विक्टिम जो बना इस पूरे साइबर अटैक के अंदर वो था कॉस्मोस बैंक, एक पुणे बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो 2+ मिलियन कस्टमर को अपनी सर्विसेज सर्व करता है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 183 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप देखें यहाँ पे अक्रॉस 7 स्टेट्स। और इसके एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ 38,000 करोड़ जो अभी 2025 तक का एस्टिमेटेड इन्हें दिखा गया है, इतने इसके एसेट्स हैं, और उससे ज़्यादा भी होंगे इसके। और इसके अंदर जो ये बैंक है ये बेसिकली इनिशिएटिव करता है डिजिटल्स के, ठीक है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स करता है। इवन एक कम्युनिटी बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये। इतना बढ़िया बैंक, तो फिर ये साइबर अटैक कैसे हो गया इस बैंक के ऊपर, ये जानने वाली केस स्टडी है जो सब जानना चाहेंगे मेरे हिसाब से। अब समझते हैं कि वाई कॉस्मोस बैंक नॉट अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जब मैं इस केस स्टडी को स्टडी कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में पहली ये चीज है कि सिर्फ ये कॉस्मोस बैंक के साथ में क्यों हुआ, क्यों कोई दूसरा बैंक चूज नहीं करा गया। अब चोर सबसे पहले ये सोचता है कि अगर मुझे कहीं चोरी करनी है तो सिर्फ यही टारगेट क्यों है, मैं दूसरे को टारगेट क्यों ना बनाऊं। तो पहली बात तो इसका अटैक होने का रीजन था वो था इसका आउटडेटेड एंड वल्नरेबल एटीएम स्विचेस। तो इसके सॉफ्टवेयर जो थे वो आउटडेटेड थे, वल्नरेबल थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि अटैकर ने पहले चूज करा कॉस्मोस बैंक को। इसके अलावा इसके अंदर वीक नेटवर्क सेगमेंटेशन, मतलब कि नेटवर्क के अंदर जो सिस्टम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर कोई एक दूसरे को आराम से कम्युनिकेशन कर पा रहा था। सेगमेंटेशन नहीं करा गया था, तोड़ा नहीं गया था अलग अलग पार्ट में। इसकी मॉनिटरिंग जो थी ना, स्पेशली इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे, वो बहुत पुअर थी उस टाइम पे। उसके बाद जो था यूज्ड क्लोन प्रोन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने देखा होगा कि एक चिप वाला कार्ड आता है और एक सिर्फ स्ट्रिप वाला कार्ड आता है, तो पहले ये स्ट्रिप वाला कार्ड यूज कर रहा था जिसकी वजह से क्लोन कर पाना बड़ा ही ईजी था इसको। उसके अलावा देखिए तो अटैकर्स ने इसके बारे में रिकनेस बहुत अच्छे लेवल पे कर ली थी, क्योंकि जब आप इस अटैक को देखें तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड अटैक है ये।
और यहाँ पे कोई हार्डवेयर को चेंज नहीं करा गया। जैसे अपन सुनते हैं कि ना एटीएम को हैक कर लिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है एटीएम के बाहर कोई मतलब एटीएम के साथ में कोई मैनिपुलेशन करा होगा, कोई हार्डवेयर में चेंजेस करा होगा और फिर वहां से कैश निकाला गया होगा। ये आमतौर पे बहुत केस स्टडी बहुत कॉमन जगह आपको मिल जाएगी। पर इस कंडीशन के अंदर ये सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ, सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ, सारा काम मालवेयर के थ्रू हुआ। और अब जानते हैं इसके बारे में, इसमें ऐसा हुआ क्या था। पहले समझते हैं कि कैसे अटैकर जो है ना वो अंदर आया, उस सिस्टम के अंदर आना, उस इंफ्रा के अंदर, बैंक के अंदर आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे कि इंटरनेट पर रखी हुई इंफॉर्मेशन में उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अटैकर ने एक्सप्लॉइट करा होगा फिशिंग के थ्रू। फिशिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है आज की तारीख में, हर साइबर अटैक के अंदर फिशिंग जो है इनिशियल एक्सेस गेन करने के लिए जाना जाता है। इवन इसके वीक रिमोट एक्सेस सिस्टम, कई बार क्या होता है कि बैंक्स वगैरह डेटा सेंटर्स के अंदर हमें रिमोट एक्सेस लेना होता है, तो अगर आपका रिमोट एक्सेस सिस्टम अगर वीक है तो अगर हैकर उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो उसके थ्रू भी वो आपके नेटवर्क के अंदर घुस सकता है। यहां पे इंस्टॉल करा गया मालवेयर्स को, मालवेयर को इंस्टॉल करा गया ताकि वो एक बैकडोर जो है वो क्रिएट कर सके आपके बैंक के नेटवर्क में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये सारे काम हो रहे थे, वो अपने मालवेयर को इंस्टॉल कर रहा था, एंटर कर रहा था, उस टाइम पे कोई भी अलार्म जो है वो बजा नहीं, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन गई नहीं, या फिर कोई भी देखने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला उतना अच्छा नहीं था वहां पे। और यही एक पहला बात था हैकर का, जो सिस्टम के अंदर एंटर करने के बाद उसको अलाउ करता है कि वो अब आगे और बढ़ सके और आइडेंटिफाई कर सके ऐसे सिस्टम्स जिसको उनको टारगेट करना था। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मुझे मेरे हिसाब से जो स्कैमर था, जो हैकर था, वो पहले अपने माइंडसेट को लेके काफी क्लियर था कि उसको चुराना क्या है और किसको अटैक करना है। यहां पे सिर्फ एक एटीएम की चोरी नहीं हुई है, मतलब अगर अपन ये समझे कि यहां पे एक एटीएम का पैसा जो है कैश आउट कर लिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा करना हो तो वो हार्डवेयर का यूज कर लेता, तो एक एटीएम से पैसा आराम से निकाला जा सकता है। पर उसने यूज करा एक सॉफ्टवेयर, एक मालवेयर, और अटैक करा उसने एटीएम के स्विच को, जहां से सारे मैसेजेस को डाइवर्ट करा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अटैकर ने पहले स्टोलन क्रेडेंशियल्स का यूज करा, क्योंकि जब उसने मालवेयर के थ्रू नेटवर्क के अंदर इंपैक्ट कर लिया था तो वो नेटवर्क के ट्रैफिक को रीड कर पा रहा था, रिकॉन कर पा रहा था नेटवर्क के ट्रैफिक को, और वहीं से उसने ऐसे वैल्यूएबल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करा जो बैंक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और उसने क्रिटिकल टारगेट करा क्रिटिकल सर्वर्स को, स्पेशली हमारे एटीएम स्विच इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये एटीएम स्विच क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। एक स्विफ्ट सिस्टम था और एक एटीएम स्विच। बड़ा जो इंपैक्ट पड़ा है वो एटीएम स्विच से पड़ा है, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे आज अपन। और क्योंकि नेटवर्क के अंदर लैक ऑफ मतलब सेगमेंटेशन नहीं था, उसकी वजह से हैकर जो है एक सिस्टम में एंटर करने के बाद दूसरे सिस्टम तक आराम से मूव कर पा रहा था। और इसके बाद धीरे धीरे उसने एस्केलेटिंग, मतलब यहाँ पे ग्रेजुअली एस्केलेटिंग ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब कि हायर प्रिविलेजेस एक्वायर कर ली उसने और सिस्टम का काफी हद तक फुल कंट्रोल ले लिया था। मतलब कि इनिशियल एक्सेस तो उसका इस तरीके से हुआ। अब बात करें कि अंदर क्या है, मतलब कि इस जो अटैक का हर्ट जो है ना वो क्या है, तो वो जो आपको दिख रहा होगा बीचों बीच, वो है एटीएम स्विच। मतलब अगर जब आप कोई भी चोरी करते, कोई भी हैकर कोई भी चोरी करता है, तो पहले उस चोरी के बारे में उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। उसने बैंकिंग सिस्टम को स्टडी करा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप भी इस चीज समझ नहीं सकते। तो बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है पहले उसने ये समझा, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, अगर वो एटीएम के थ्रू उसको कैश निकलवाना है, तो उसने ये समझा कि एक यहाँ पे एटीएम स्विच होता है, अगर इसको अपन ने अटैक कर लिया या फिर इसके ऊपर अपन ने कुछ मैलिशियस मालवेयर डाल दिया, तो हम सारा का सारा पैसा एटीएम से निकाल सकते हैं और पूरे वर्ल्ड से निकाल सकते हैं। अब ये कैसे काम करा, पहले हम समझते हैं इस चीज को। एटीएम का टर्मिनल आपने देखा होगा, जब भी आप एटीएम में जाते हैं तो एटीएम का एक टर्मिनल होता है, ठीक है। वहां पर अपना आप कार्ड लगाते हैं, कार्ड लगाने के बाद जब आप अपना कार्ड डालते हैं तो वो आपके स्ट्रिप्स के थ्रू रीड करता है, आपकी इंफॉर्मेशन सेंड करता है इस डेटा को कहां पे, बैंक के सर्वर पे। तो अब ये सर्वर के ये डायरेक्टली यहाँ पे, जब ये सर्वर के थ्रू यहाँ पे स्विच के थ्रू ही सारा डेटा जो है वहां पे भेजता है, और वहां से वो चेक करता है कि आपके बैंक की डिटेल्स मिल जाती है। फिर वहीं से जब आप उसमें पेमेंट के लिए प्रेस करते हो तो वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, और उसके बाद अगर अकाउंट में बैलेंस होगा तो उतना कैश विड्रॉ आप कर सकते हैं। यही एक प्रोसेस होता है। अगर आप आमतौर पर बात करें, मैंने कार्ड लगाया, उसने थोड़ी देर में रीड करा मेरा डेटा, दिखा दिया, ऑप्शन दे दिए, क्लिक करा मैंने ऑप्शन, मेरे अकाउंट से बैलेंस जो मुझे निकालना था, जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा उतना निकाल देगा। ये सारा काम जो है ना डाइवर्ट करता है एटीएम स्विच। एटीएम स्विच की जिम्मेदारी होती है यहां से
एक कनेक्शन की मतलब कनेक्शन का रिक्वेस्ट लेना, एक ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट लेना, इसको बैंक के सर्वर तक भेजना, बैंक के सर्वर से कंफर्मेशन कोड को लेकर आना और फिर डाइवर्ट करना एटीएम के टर्मिनल पे। तो बेसिकली अटैकर चाह रहा था कि इस एटीएम स्विच को वो कंट्रोल कर ले। उसने एक मालवेयर क्रिएट करा, एक फेक एटीएम स्विच रनिंग अलोंग साइड द रियल वन, मतलब एक फेक एटीएम स्विच उसने क्रिएट करने की कोशिश करी मालवेयर के थ्रू। उसने इंटरसेप्ट करे एंड ऑल्टर करे आईएसओ के 8583 ट्रांजैक्शन मैसेजेस। अब ये आईएसओ 8583 क्या है, इसी को समझना बहुत जरूरी है और हैकर ने इसी को समझ के इसी को मैनिपुलेट करा, इसी को इंटरसेप्ट करा, जिसकी वजह से वो फेक ट्रांजैक्शन के मैसेजेस भेज पा रहा था। ये वैसे ही जैसे मान लो कि आप एटीएम पे खड़े, एटीएम है आपके सामने और एटीएम के जस्ट पीछे आपका एक दोस्त खड़ा है। आपने जब ट्रांजेक्शन लगाया, कार्ड लगाया और आपने अपना पिन नंबर डाला और आपने एक 10 करोड़ की ना वैल्यू डाल दी उसके अंदर। एटीएम ने रिक्वेस्ट भेजी, अभी ये रिक्वेस्ट जो है ना बैंक के सर्वर तक नहीं गई, आपके दोस्त जो पीछे खड़ा उसके पास रिक्वेस्ट गई। उससे पूछा कि भाई ये अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, कि हाँ है और कैश विड्रॉ कर दो, और वो बैंक के सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाया और सारा का सारा पैसा जो है वो कैश विड्रॉ हो गया आपके एटीएम के थ्रू। समझिए इस टाइप का। तो यहाँ पे जो ISO 8583 था, यही हमारा कम्युनिकेशन, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन था आपके एटीएम टर्मिनल और बैंक्स के बीच में, जो आपके बैक एंड बैंक्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यही हम यूज करते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फेक ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स दिए गए यहाँ पे और एटीएम को बाईपास करा गया, मतलब बाईपास करा गया उसके कोर बैंकिंग चेक्स को। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हैकर को बिना पकड़े बाईपास कर दिया गया वो था कि लॉग वाइप कर दी उसने। जब ये पूरा कांड हुआ, पूरा का पूरा केस कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद इस मालवेयर ने अपने आप जो भी लॉग्स थी उन सबको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैकर तक पहुंच ही नहीं पाई और आज तक नहीं पहुंच पाई। अब समझते हैं ये एटीएम के स्विच इंफ्रा कैसा काम करता है। तो आपके सामने दे रखा है यहाँ पे एटीएम है, ठीक है। एटीएम ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, जैसे मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है तो ये रिक्वेस्ट आएगी प्रॉक्सी के पास और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, आगे कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस के पास, ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई है ना ये जो है अकाउंट है उसके अंदर इतना बैलेंस भी है या नहीं है। अटैकर ने ये हमारा एटीएम स्विच था और यहीं पे उसने क्या करा, एक पैरेलली एक मालवेयर के थ्रू यहाँ पे एक प्रॉक्सी जनरेट कर दिया। तो ये प्रॉक्सी एटीएम स्विच क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या है कि जो रिक्वेस्ट थी वो कहाँ आ रही थी, उस फेक सर्वर के ऊपर आ रही थी और फेक सर्वर उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था और यहीं से एक रिस्पॉन्स जनरेट करके वो उसको सीधे आगे भेज रहा था। अगर आप इसको इस पे समझें तो इसमें भी वही देखा है कि एटीएम जो कस्टमर ने जब इंसर्ट करता है कार्ड को एटीएम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ईजी रहेगा समझना, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर ने इंसर्ट करा कार्ड को एटीएम के अंदर, उसके बाद एटीएम सेंड करता है एक रिक्वेस्ट एटीएम स्विच के पास। तो मतलब कि जैसे ही आप अपना कार्ड लगाओगे तो एटीएम स्विच के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। एटीएम स्विच क्या करता है, फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट को कोर बैंकिंग सिस्टम पे चेक करने के लिए बैंकिंग सर्वर के पास कि क्या जो कार्ड की डिटेल बोली गई है बिल्कुल वेरीफाइड है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपने HDFC का आपका वो है अकाउंट है और आप दूसरे का कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसने पहले ये वेरीफाई करा कि जो डिटेल से प्रॉपर है या नहीं है। अगर सही कार्ड है, सही इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो कोर बैंकिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो सेंड करते हैं अप्रूवल एटीएम स्विच को कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करा गया बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको पेमेंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो एटीएम है वो सेंड करता है अप्रूवल, एटीएम स्विच जो है वो अप्रूवल सेंड करता है किसको, एटीएम को, और उसके बाद जो है ना वो डिस्पेंस कर पाता है अपने मतलब कैश को विड्रॉ कर पाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ना ऐसे ये वर्क करता है। अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर आगे अपन, एक सेकेंड, तो अब समरी समझते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक की। भाई सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक जो है ना इसकी समरी क्या है। तो पहले तो क्या होता है कि इनिशियल एक्सेस जब लिया जाता है तो इसे बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकिंग तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। नेटवर्क एक्सेस लेना होता है, इसके लिए हैकर ने यूज करा था फिशिंग या फिर मालवेयर का यूज करा था उसने। अब ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि है ना फिशिंग ही यूज करा था कि मालवेयर ही यूज करा था इनिशियल एक्सेस करने के लिए, पर आगे जाके उसने मालवेयर जरूर इंस्टॉल करा। उसके बाद उसने लेटरल मूवमेंट करा। लेटरल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम इंटरनल नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है। लेटरल मूवमेंट करने के बाद वो पहुंचा एटीएम स्विच सर्वर के पास, जिसका काम था वेरिफिकेशन करना और सारी रिक्वेस्ट जो एटीएम से आ रही है उसको डाइवर्ट करना कहाँ पे, बैंक के कोर बैंकिंग इंटरनल एप्लीकेशन के पास। यहाँ पे उसने एक मालवेयर इंस्टॉल करा इस सर्वर के ऊपर जो प्रॉक्सी स्विच मालवेयर था, जिसने हाईजैक करा आपके ISO के 8583 के मैसेजेस फ्लो को,
जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन करते वक्त, ट्रांजैक्शन करना है, उसको ट्रांजैक्शन अप्रूवल करना है, इन सब चीज़ों के लिए उसको हाईजैक करा गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैसेज को इंटरसेप्ट करा गया, ठीक है, और फेक ना ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जो है उसको भेजा गया। और लास्ट में जब ये सारे काम हो गए, मतलब सारा जब कैश निकाला जा चुका था, तो एविडेंस को रिमूवल करा गया, जिसे हम बोलते हैं वाइपिंग करना, वाइपिंग लॉक्स, जो भी लॉक्स उनको वाइप करा गया। उसके अलावा मालवेयर की प्रेजेंस को हाइड कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉड एग्जीक्यूशन और ऑथराइज्ड फ्रॉडलेंट एटीएम कैश आउट यूजिंग क्लोन्ड एटीएम। अब यहाँ पे जो एटीएम कार्ड यूज करे गए थे वो सही एटीएम कार्ड नहीं थे, क्लोन करे गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम चिप वाला तो कार्ड यूज ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब बात करेंगे उसके बारे में, वो कौन से टाइप का कार्ड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक के अंदर हमने यूज करा था इसके अंदर। अब देखिए, अगर अपन समझते हैं, अगर आप चैट जीपीटी पे जाके सिंपली डालते हैं कि ना अगर मुझे किसी बैंक एटीएम से कैश विड्रॉ करना है बिना ऑथराइजेशन के, तो क्या क्या सिक्योरिटी फ्लॉज हो सकते हैं, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो भी आपको काफी सारा ज्ञान दे देगा। ये ज्ञान जो है दिख रहा होगा आपको, ये उसने नहीं दिया है। हो सकता है कि हैकर ने भी चैट जीपीटी का, या फिर मान लो कोई भी है ना नेट पे सर्च करके, क्योंकि चैट जीपीटी हमारे इंटरनेट पे सर्चेस से ही देता है। तो बेसिकली अगर बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे भी उसने काफी सारे मेथड मुझे बताए थे कि एक तो फिजिकल टैंपरिंग कर लो, एक एटीएम मालवेयर, और कॉम्प्रोमाइज करो एटीएम सॉफ्टवेयर को। अब ये ना एटीएम टू जैकपॉट, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे भी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि कैसे हैकर एक एटीएम को कॉम्प्रोमाइज करके उस एटीएम का पूरा कैश निकाल लेता है। पर इस वाले केस के अंदर क्या हुआ था कि पूरा का पूरा एटीएम कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जितने भी एटीएम थे, क्योंकि सेंट्रल स्विच ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब स्विच से ही सारा कंफर्मेशन था, तो एक नहीं, जितने भी एटीएम थे सारे कॉम्प्रोमाइज हुए थे, ठीक है। तो ये था। अब इसके अंदर जो उसके बाद बताया मुझे, उसने बहुत सारे टाइप थे। सेकंड दो वो हो गए। तीसरा ये था मेरा नेटवर्क लेवल पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे था स्विच और प्रोटोकॉल अब्यूसेस। भाई यही हुआ था हमारे इस वाले अटैक में। मतलब कॉस्मोस बैंक के अंदर अगर अपन बात करें तो ये फोर्थ नंबर का जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया वो यही करा था। इसमें इसने बोला हुआ है कि मैनिपुलेटिंग मैसेजेस, जो मैसेज को मैनिपुलेट करना एट द टर्मिनल एट द एटीएम स्विच लेवल, एटीएम के स्विच लेवल पे अगर आप इसको मैनिपुलेट कर पाते हैं और एक्सप्लॉइट कर पाते हैं प्रोटोकॉल को, मैलफॉर्म्ड ISO 8583 फील्ड, तो फिर आप ये जो कैश वगैरह ना सब निकाल सकते हो उससे, और एटीएम से कैश निकाल सकते हो बिना ऑथराइजेशन के। और ये चैट जीपीटी का दिया हुआ है, अगर आप प्रॉम्प्ट डालोगे तो पता चल जाएगा आपको। उसके अलावा उसने और भी कुछ मेथड्स बताए, पर इनके बारे में हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप कमेंट कर दें तो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। अब पहले समझते हैं ये ISO 8583 है क्या, क्योंकि किसी भी चोरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ता है उसके पीछे का लॉजिक कि भाई ये कौन सी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा गया। तो समझते हैं हम लोग ISO 8583 जो है ना, एक इंटरनेशनल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है ये। मतलब जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड है, दिख रहा होगा आपको। हाउ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैसेजेस आर स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसमिटेड एंड इंटरप्रिटेड बिटवीन पार्टीज। अब कौन कौन सी पार्टीज के बीच में ये मैसेज का कम्युनिकेशन करता है, लाइक एटीएम हो गया आपका, पॉस टर्मिनल्स हो गया आपके, पेमेंट स्विचेस हो गए आपके, कोर बैंकिंग सिस्टम्स हो गया, और इंटर बैंक नेटवर्क लाइक वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए ETC। तो समझ में आ रहा है। तो मतलब कि हैकर ने पहले ये आइडेंटिफाई करा कि भाई मुझे टारगेट क्या करना, वो पहले से ही क्लियर था कि मुझे बैंक के एटीएम स्विच को ही टारगेट करना है, क्योंकि अगर मैंने उसको टारगेट कर लिया और उसके अंदर जो मैंने मालवेयर डाल रहा हूं अगर मैंने क्लोन कर लिया, तो मैं इसके कनेक्टेड जितने भी एटीएम है उन सब से मैं कैश निकाल सकता हूं। तो उसको पहले ये चीज क्लियर थी। अब ये कैसे क्लियर थी ये तो वही बता सकता है बढ़िया अच्छा से, ठीक है। अब समझते हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है, 8583 जो है वो एग्जिस्ट क्यों करता है। तो बेसिकली व्हेन यू इंसर्ट अ कार्ड, जब आप कार्ड डालते हैं किसी एटीएम के अंदर और ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है, एंड मेक अ ट्रांजैक्शन, डिवाइसेस और बैंक्स जो है वो एक कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे वर्क करती है। वो हमारा होता है ISO 8583। ये सेंड करता है आपको ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, ये सर्वर को सेंड करेगा ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट, वैलिडेट करेगा आपके अकाउंट डिटेल्स की, आपके अकाउंट डिटेल्स जो है ना करेक्ट है नहीं है, अप्रूव और डिक्लाइन करेगा आपके पेमेंट्स को, और कंफर्म करेगा रिजल्ट के ऑपरेशन को। ये सारा काम होता है इसी लैंग्वेज के थ्रू, इसी स्टैंडर्ड के थ्रू, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और हैकर ने इसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। अब क्या है कि हम समझते हैं कोर कंपोनेंट। भाई इस ISO 8583 में कोर कंपोनेंट क्या क्या होता है। अब ये थोड़ा सा मैं ज्यादा टेक्निकल जा रहा हूं, पर अगर आपने इसको समझा तो आप इस पूरी जो भी मिस्ट्री है इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज ऊपर से बताने का कोई मतलब नहीं है कि चोरी हो गई है, इसमें इतने रुपए गए और हैकर ने निकाले और वो अब मिल नहीं रहा है। अब समझो इसके अंदर इसमें एक MTI होता है जिसे बोलते हैं मैसेज टाइप आइडेंटिफायर। जब आप अपने एटीएम से पेमेंट वगैरह के लिए रिक्वेस्ट करते हो एटीएम के थ्रू, तो उस कंडीशन के अंदर एक MTI जाता है जिसे बोलते हैं मैसेज टाइप आइडेंटिफायर। ये डिफाइन करता है, ये 4 डिजिट का कोड होता है जो डिफाइन करता है कि ये ना
पेमेंट, ये जो रिक्वेस्ट आई है किस टाइप की रिक्वेस्ट है, ये ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कैश विड्रॉ रिक्वेस्ट एग्जांपल, या फिर ऑथराइजेशन का रिस्पॉन्स है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्स है। तो ये इस टाइप के मैसेजेस होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसा आया है कि भाई हाँ मेरे को 0200 आया है यहाँ पे, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ से नजर आ जाएगा, हाँ। तो ये जो है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट है। और जब रिस्पॉन्स आता है, जैसे मैंने कोई 10,000 के लिए रिक्वेस्ट करा, तो ये जाएगा मेरा 0200। और जब रिस्पॉन्स आ रहा है मेरा कि भाई हाँ मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आएगा 0210, तो ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो ऐसे एक MTI होता है। अब MTI के बाद में सिर्फ यही MTI समझना जरूरी नहीं, इसके बाद एक होता है बिट मैप। बिट मैप बेसिकली क्या होता है, ये फील्ड को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। जब आप पेमेंट करते हो कार्ड के थ्रू, तो उसके अंदर एक पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया आपका, ठीक है ना, प्रोसेसिंग कोड हो गया, आप कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्या डेट एंड टाइम है आपका, वो चीज़ हो गया, फिर डिवाइस का ट्रेस ऑडिट नंबर हो गया आपका, लोकल टाइम हो गया, ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। तो D2, D3, D4 ऐसे एक सीरीज में नंबर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं आपके पूरे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को, ठीक है। अब उसके बाद फिर लास्ट में देखा हमारे पास एक D नंबर होता है जो बेसिकली डिफाइन करता है। अब जैसे यहाँ पे D2 दे दिया आपने उसके अंदर, तो ये 2 डिफाइन कर रहा है प्राइमरी अकाउंट नंबर, ठीक है ना, या फिर D4 दे दिया तो ये ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो उस फील्ड के अंदर क्या है, ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखा हुआ आएगा, जिसमें D7 आ जाएगा, उसमें लिखाएगा ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम लिखाएगा। तो ऐसे ये जो है ना, ये तीनों कंपोनेंट मिलके काम करते हैं। अब समझ जाओ अगर आप तो जैसे मान लो आप समझते हैं कैसे ये काम करता है। तो ATM के अंदर आप कार्ड इंसर्ट करो, अपना पिन नंबर डालो, अमाउंट डालो, इतना तक ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये बिल्ड करेगा एक ISO 8583 MTI दे दिया इसने 0200, एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट। आपका बिट मैप दे रखा है, तो यहाँ पे DE दे रखा है। DE क्या है, अब पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया आपका, उसके अलावा प्रोसेसिंग कोड हो गया, अमाउंट, जो भी आप अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो, टर्मिनल ID वगैरह, फलाना टीम का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। ये सब DE करके D2, D3 करके लिखा हुआ होता है। फिर क्या है कि ये रूट करेगा और ट्रांसलेट लॉग एंड ऐड फील्ड्स कहाँ पे जाएगा, ये इशूअर बैंक एंड कोर बैंकिंग के पास जाएगा, ठीक है ना। वैलिडेट करेगा ये पिन और चेक करेगा बैलेंस, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस भी है नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, रिस्पॉन्स के अंदर आपको कोड मिलेगा यहाँ पे MTI 20210, ये रिस्पॉन्स होता है आपका, ठीक है। और 00 मतलब अप्रूवल, कि भैया अप्रूवल है आपका, और फिर उसके बाद कैश डिस्पेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो है ना, इसी मैसेज के थ्रू, मतलब ISO 8583 के थ्रू ही आपके ATM से आपके कोर बैंकिंग के बीच में सारा कम्युनिकेशन होता है, और इसी के मैसेज के थ्रू ही सारा अप्रूवल होता है। अगर किसी ने ऐसा अप्रूवल भेजा 00 MTI 021000 और इसको मैनिपुलेटर के भेज दिया, ये वैसे जैसे मान लो कि मैंने आपको एक मॉडिफाइड SMS भेजा, स्पूफ मैसेज भेज दिया कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो ATM को लगेगा कि हाँ लगता है कि मेरे बैंक के मेरे ATM सर्वर, स्विच सर्वर ने अप्रूव कर दिया मेरा जो ये है पेमेंट रिक्वेस्ट, और मुझे अब कैश को डिस्पेंस करना है। और वो क्या करेगा, अपना जो झोला है वो खोल देगा और उतना पैसा निकाल के दे देगा। यही सिंपल सा है। तो हैकर ने यही समझ लिया कि भाई ATM और एक कोर बैंकिंग स्विच के बीच में, मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम्स के बीच के अंदर जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये स्विच के थ्रू हो रहा है, और स्विच के अंदर यहाँ पे सारी कम्युनिकेशन इसके थ्रू चल रही है। इसी को अटैक करते हैं और इसी के ऊपर ही अपन को सारा काम करना है। अब समझते हैं इसके अंदर टोटल मिला के मिलियन विड्रॉ ग्लोबली, मतलब कि कुछ घंटों के अंदर, अगर हम 11 अगस्त की बात करें, 11 अगस्त 2018 के अंदर, तो 3 से 5 बजे के बीच में, मतलब इनके बीच में ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सारा कैश जो विड्रॉ करा गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो कैश विड्रॉ करने वाले थे वो लोग गए ATM में, गए, उन्होंने कार्ड क्लोन थे उनके पास, कार्ड क्लोन को लगाया ATM के अंदर और पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी। पेमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट करी, ज़रूरी नहीं उसमें उतना बैलेंस था या नहीं था, कोई मैटर नहीं करता, उन्होंने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी, पिन नंबर डाला और आगे बढ़े। जो ट्रांजेक्शन के लिए अमाउंट पूछा, कितना अमाउंट निकालना है आपको, उन्होंने अमाउंट डाला और एंटर मार दिया। टोटल मिला के 15,000 विड्रॉल्स हुए थे। कितने, 2 दिनों के अंदर, अक्रॉस 28 कंट्रीज। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं थी, 28 देशों के अंदर कुछ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 विड्रॉल करे गए थे 2 दिनों के अंदर। और टोटल जो अमाउंट था वो था 94 करोड़ का अमाउंट निकाल लिया गया था। और ये जो ATM थे वो इंडिया से लेके US हिट सब जगह उन्होंने एक साथ निकाले गए थे। तो मतलब ये इसको 7 घंटे का कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग लोग जो थे उन सब ने ATM में जाके कैश विड्रॉ की रिक्वेस्ट करा और सारा पैसा निकाल लिया। अब बात करते हैं इसके अंदर आगे टाइमलाइन के बारे में। तो 11 अगस्त को 3 PM पे
ठीक है। द मेन कोऑर्डिनेटेड एटीएम कैश आउट बिगिंस, मतलब कि ये कुछ 3 बजे दोपहर में चालू हुआ ये कैश आउट होना, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर रुपए वाला कार्ड था और इंडिया के बाहर जो थे वो थे वीज़ा वाले कार्ड। कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2849 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हुए थे हमारे और कुछ 1200 प्लस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुए थे। और इसके अंदर कुछ 450 क्लोन डेबिट कार्ड्स का यूज़ करा गया था 28 कंट्रीज के अंदर टोटल मिला के। टोटल 80 मतलब 80.5 करोड़ का पैसा जो है वो निकाल लिया गया था सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही। उसके बाद अब ये 3 से 5 बजे के बीच के अंदर क्या है कि एक मास विड्रॉल कंटिन्यू, अटैकर ने सेंड करा एक अप्रूवल मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम मैलिशियस सेंट्रल टू एटीएम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो बाईपास कर रहा था फ्रॉड डिटेक्शन को, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना ये आपके कोर बैंकिंग सर्वर तक जा ही नहीं रहा था, ये एटीएम स्विच के थ्रू ही वापस से डाइवर्ट होकर आ रहा था। तो जब तक कि ये कोर बैंकिंग स्विच तक जाएगा, मतलब कोर बैंकिंग एप्लीकेशंस या सर्वर तक जाएगा नहीं, उससे पहले इसकी मॉनिटरिंग करी नहीं जा सकती थी। मतलब एटीएम से कुछ अगर कुछ फ्लॉ हो रहा है या फिर एटीएम में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं थी। एटीएम स्विच तक कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। उसके बाद जरूर मॉनिटरिंग थी कि एक बार हमारे सर्वर तक आ जाएगा और जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे तो हम उसको देख लेंगे, पर उससे पहले कोई भी मॉनिटरिंग नहीं थी। इसकी वजह से इसको पकड़ाई में आया ही नहीं है बिल्कुल, जब ये सारा ट्रांजैक्शन हो रहा था। उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे कि कुछ 5 बजे के बाद कॉस्मोस बैंक ने ना डिस्कवर करा अनोमलीज एंड सर्विस आउटेज, क्योंकि इतना सारा पेमेंट जो है वो एकदम से निकल रहा था आपके एटीएम से। तो उन्होंने इशू करा अलर्ट और शटडाउन कर दिया उनके एटीएम ऑपरेशन को। अब जब यहाँ पे एटीएम ऑपरेशन बंद हो गए तो भाई पैसे ट्रांसफर कैसे करेंगे, और हैकर लगा हुआ था कि मुझे तो भाई पैसे ट्रांसफर करने। तो उसने 13 अगस्त मतलब कि उसके 2 दिन बाद उसने फिर ट्रांजैक्शंस के लिए अप्लाई करा और यहाँ पे उसने स्विफ्ट क्रेडेंशियल का यूज़ करा और उसने डायरेक्टली एक अकाउंट के अंदर ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ALM ट्रेडिंग लिमिटेड, ये हांगकांग का कोई अकाउंट है, उसके अंदर उसने सीधे ट्रांसफर करे 13.92 करोड़। मतलब कि जब उसका एटीएम बंद हो गया था, एटीएम से कैश विड्रॉ जब बैंक्स ने बंद कर दिए थे, उसके बाद भी उसने ऑनलाइन स्विफ्ट के थ्रू उसके क्रेडेंशियल को कॉम्प्रोमाइज करके, उसके यूजर नेम पासवर्ड्स को लेके उसके पोर्टल को कॉम्प्रोमाइज करके वहां से एक ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट करी। ऑल्दो इतना सारा पेमेंट गया तो रिकवरी तो बहुत कम की हुई है, बताऊंगा मैं आगे कितनी रिकवरी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या डिस्कवर करा। अब फिर जब बैंकिंग को पता चला कि भाई ऐसा हो चुका है तो इनिशियल डिस्कवरी के बाद उन्होंने असेसमेंट चालू करा। एक पुलिस ने एक टीम बनाई, SIT जिसे बोलते हैं अपन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर अटैक को। और इनिशियल चैलेंजेस क्या क्या आए, पहले सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो था कि मिसिंग लॉक्स ही नहीं थी। जब लॉक्स ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करे। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल की इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है। ऑल्दो पुलिस ने अपनी बेस्ट से बेस्ट करा, बट ऑल्दो इन द एंड देखे हम लोग, हमारे पास आउटपुट क्या था, कुछ 11 लोगों को पकड़ा था कुछ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई उनके लॉक्स मिसिंग थे, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स मालवेयर प्रॉक्सी मालवेयर था, उसकी वजह से इसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसमें इंटरनेशनल भी इंक्लूड था, मतलब इंडिया के बाहर के ट्रांजैक्शन थे, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो गया था। भाई इंडिया में तो हमारा जोर चल जाता है, कहीं भी जाके आप सारे काम कर सकते हो, पर इंडिया के बाहर कोऑर्डिनेट करना, स्पेशली हांगकांग से तो उन्होंने काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेट भी करा था और कुछ अमाउंट वहाँ से रिकवर भी करा था, बट अदर जगहों से तो कर भी नहीं पाए थे वो, ठीक है। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे पुलिस के लिए जब इन्वेस्टिगेट करना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये तो हो गया, उसके बाद जिन लोगों ने पैसा निकाला था, ये लोग वो होते हैं जो एजेंट्स होते हैं। सिंपली इनके पास एक कॉल आता है कि भाई आपके पास ये कार्ड है और इस कार्ड को जाके आपको बैंक में लगाना है, इतना पैसा निकालोगे तो उसको आपको 2%, 5%, 10% जो भी इनका फिक्स होता है वो आपको मिलेगा। तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन लोगों को पकड़ा है वो वही लोग हैं जो नीचे के लोग हैं, जिनको पता भी नहीं कि ऊपर बैठ के कौन उनके आका जो है उनको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन कैश विड्रॉल आपके वर्ल्ड वाइड हो रहे थे, किसकी वजह से, क्लोन्ड कार्ड की वजह से, ये उन्होंने आइडेंटिफाई करा। उसके बाद जो अगर आप देखें यहाँ पे कि पुलिस ने जो विड्रॉल एजेंट्स थे उन्हीं को पकड़ाई में आए। मतलब अगर आप देखें कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज के अंदर आ गया, ठीक है ना, उसको पकड़ लिया बस। अगर हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसे लोग पकड़ाए में आए जो साइबर के इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हो, तो वो बिल्कुल ना के बराबर थे, और एक्चुअल में ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कौन से ग्रुप जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। और काफ़ी हद तक जो इसका पैटर्न है ना, जैसे जिस हिसाब से ये काम कर रहा था, पूरा अंदर घुसा, एक मालवेयर डाला,
फिर लॉग को वाइप कर दिया। तो लजारस ग्रुप एक नाम है, उसके थ्रू उसके जैसा लग रहा था, पर ये कुछ कंफर्म नहीं है, कोई भी सोशल मतलब इंटरनेट के ऊपर कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि कौन से ग्रुप ने ये करा है। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करते हैं इसके अंदर कि मास्टरमाइंड कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्टरमाइंड है, और ये आज तक अननोन है भाई, मतलब कि उसने ऐसा स्कैम करा कि उसको पकड़ाई में भी नहीं आ पाया। ठीक है, मास्टरमाइंड रिमेन्स अनआइडेंटिफाइड एंड एट लार्ज, बिलीव्ड टू बी एन ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम ग्रुप एंड स्ट्रीट एक्टर। मतलब ये एक तरीके से एक ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम था, क्योंकि सोचो 7 घंटे के अंदर, जैसे इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है, 2 घंटों के अंदर ही सारा पैसा निकाल लिया गया। उसके बाद जब एटीएम्स बंद हो गए तो स्विफ्ट को हैक कर लिया गया। तो उसको पूरा ही पता था इंटरनल नेटवर्क के बारे में, उसको पता था कि इसको अटैक क्या करना है, उसको पता था कि इसको मालवेयर कहाँ डालना है, इतनी सब नॉलेज। और उसके बाद सारा पैसा निकालने के बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के बाद उसको पकड़ाई में ही नहीं आया, क्योंकि सारी लॉक्स वहाँ से वाइप आउट हो गई थी। आज की तारीख में ये भी मिस्ट्री है कि इसको किसने हैक करा था और पकड़ाई में नहीं आया अभी तक। अब समझते हैं इसके अंदर कि आगे फ्यूचर के हिसाब से क्या करा बैंक ने, क्या करा। तो बैंक ने एटीएम्स के स्विचेस को अपग्रेड करा और अडॉप्ट करे स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। उसके अलावा स्विफ्ट टू ईएमवी चिप कार्ड्स, दिख रहा होगा, अब ऐसे कार्ड मिलेंगे आपको, दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ये यहाँ पे कार्ड है। तो ऐसे चिप वाले कार्ड जो थे ना पहले नहीं थे इस बैंक के अंदर, इसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रिप वाले कार्ड थे, जिसकी वजह से इसको हैक कर लिया गया। उसके अलावा अब ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, साथ में एआई एनालिटिक का यूज करा जा रहा है ताकि इस टाइप के ट्रांजैक्शंस को पकड़ाई में पकड़ाया जा सके इन सब चीज़ों को। उसके अलावा उन्होंने एम्फेसिस करा एम्प्लॉय ट्रेनिंग, क्योंकि वो इनिशियल एक्सेस जो है ना वो अभी तक किसी को क्लियर नहीं था, और बैंक को ये चीज़ क्लियर है पर ये पब्लिकली एक्सपोज नहीं करी गई कि वो क्या इशू था। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग चालू कर दी है कि भाई इस टाइप के फिशिंग अटैक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, और अगर इंसिडेंट टाइमलाइन की बात करें कि 2019 से लेकर 23 के अंदर बैंक मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा, डेफिनेटली रिकवरी हुई है, पर 5.7 करोड़ का सिर्फ रिकवरी हुआ है, और वो भी हांगकांग के बैंक से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर बैंक के अंदर स्विफ्ट के थ्रू उन्होंने ट्रांसफर करा था, जो पेमेंट जो पाइपलाइन के अंदर होगा, जो कैश आउट नहीं करा गया था, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेट करके चोर को पकड़ के ये पैसा रिकवर करा गया, ये पैसा रिकवर करा गया बैंक के थ्रू ही, सिंपल प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पर तब भी बहुत अच्छी बात है हमारी इंडियन पुलिस के लिए कि भाई उन्होंने 5.7 करोड़ तो एटलीस्ट निकाले। ठीक है, और 11 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, ये 11 लोग जो हैं वो थे जिन्होंने एटीएम में जाके कैश विड्रॉल करा गया, और ये आराम से पकड़ाई में आते, ये सबको पता था, क्योंकि ये हो सकता है लोकल बंदे, हो सकता है बाहर के बंदे, चोर को तो पकड़ ही लेते हैं हम लोग आराम से, सिटी फुटेज होती है, 50 चीज़ें होती करने के लिए, पर हैकर को पकड़ना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम था इसका, कि भाई इसमें हैकर पकड़ाई में नहीं आया, और इसलिए ये केस स्टडी हो जाती काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब बात करें कि जो साइबर वॉर है ना वो अभी तक ओवर नहीं हुई है। ठीक है, और इससे पहले कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको एक टर्मिनल जिसके ऊपर मैं पूरा एटीएम का मेरे पास दिखाता हूं वापस से मैं, ये तो अगर आपको इसका लिंक जानना है कि भाई ये कैसे आपने करा, ठीक है ना, एटीएम का पूरा सिमुलेशन है, अगर आप चाहते हैं इसको करना तो आप हैकर ब्लॉग आर्मी की हैकर ब्लॉग साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर डाल दूंगा मैं इसका लिंक भी, और ये जो पीडीएफ रहेगी वो आपको हैकर ब्लॉग आर्मी के अंदर मिल जाएगी। ये पूरा सिमुलेशन है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ना बैंक जो है ना वो कैसे वर्क करता है, एटीएम कैसे वर्क करता है, सॉरी, तो इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ रहता है। इसके अलावा और भी इसके सिमुलेटर्स आते हैं जिसके थ्रू आप एटीएम की वर्किंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। अगर आपको चाहिए ये चीज़ तो साइबर पंक की मेंबरशिप जो है ज्वाइन कर लेना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अब आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, आपके हिसाब से इस ग्रुप के पीछे कौन हो सकता है, इसमें जीत किसकी हुई है, बैंकिंग सिस्टम की हुई है, हैकर की हुई है, या पुलिस की हुई है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए, बताएं आप अपने विचारों से कि ना क्या आपको क्या लगता है इस ग्रुप के पीछे क्या होना चाहिए। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है हमारे इस केस स्टडी के ऊपर, और आइडेंटिफाई करके बताएं। 2 ग्रुप के नाम, एक लेजारस ग्रुप है और एक और ग्रुप है, वो सेकंड ग्रुप आपको ढूंढना है, और ढूंढ के बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि ना वो कौन सा ग्रुप हो सकता है। ऑल्दो कोई पब्लिकली कोई रिलीज नहीं है, इंटरनेट पर कहीं पे भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर बता सकते हैं आप। ऐसी साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के कोर्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर्म दे रखा है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, जाके आप उसको भर सकते हैं। और ये पीपीटी जो मैंने बनाई है ये काफ़ी मेहनत से बनाई है, अगर आपको इसको लेना है साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पीपीटी और ना जो लिंक रहेगा दोनों शेयर कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। अगर आपको चाहिए कि मैं जो एटीएम हैक के जो प्रोसेस हैं उसके ऊपर भी बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए मुझे कमेंट में डाल देना तमन भाई कि ना एटीएम हैक के ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो डालो, तो क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं अटैक्स दिख रहे होंगे, ये सारे अटैक्स जो है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप बोलेंगे आगे फ्यूचर में तो।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद, जय भारत।